हाँ जी। अबे कितनी स्ट्रेटेजी की वीडियो देखेगा। तो पहली बात, ये वीडियो शुरू होने से पहले तेरी लास्ट स्ट्रेटेजी की वीडियो होनी चाहिए, इसके बाद तू पढ़ाई शुरू कर देगा। हाँ कसम, ठीक है। एनडीए की कसम है, तेरी लास्ट स्ट्रेटेजी की वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी मैं अगर बता रहा हूं तो फॉलो करना तेरा काम है। अब ये नहीं कि मुझे अब 90 दिन के बाद 80 दिन की स्ट्रेटेजी चाहिए, 30 दिन की चाहिए, 15 दिन की चाहिए, ये सब नाटक नहीं करना है। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे आज की इस वीडियो में। मैं नीरज सिंह बैसला उर्फ दा कोच आपके सामने शेयर करेंगे एनडीए के लास्ट 90 डेज की स्ट्रेटेजी, यहां पर क्या करना चाहिए। और इसकी तैयारी में बहुत सारे बच्चे एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सर हम तो 12th क्लास में हैं, हमें तो अपना बोर्ड भी मैनेज करना है। तकरीबन तकरीबन हमारे बोर्ड की जो परीक्षा अंत होंगी वो 10 मार्च के आसपास होंगी, तो हमें तो केवल एक महीना लास्ट का ही मिलेगा, तो इस दौरान क्या हम वो कर सकते हैं। तो सारे बच्चे जो 12th कर रहे हैं और ड्रॉपर हैं, उन सबके लिए स्ट्रेटेजी रहने वाली है। शांति से शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है और एक एक चीज को शांति से सुनना है। काफी बदलाव यूपीएससी ने जैसे किए हैं कि गर्ल्स की अलग कट ऑफ बनाई है, तो यहां पर जो हम कट ऑफ लेकर चलते थे, जो सेफ स्कोर गर्ल्स के लिए लेके चलते थे, वो स्कोर भी चेंज होगा। और हमें पर्टिकुलर मैथ्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर, जीएस के अंदर और साइंस के अंदर कितना कितना स्कोर करना है, यानी मैथ्स और जीएटी वाले पोर्शंस में कितना कितना स्कोर करना है, ये भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपके यूपीएससी एनडीए एग्जाम के बारे में बात करें तो आपका यूपीएससी एनडीए एग्जाम 900 मार्क्स का होता है। 900 मार्क्स आते हैं, जो कि दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, पहली मैथ्स और दूसरी जीएटी। मैथ्स आप सामने देख पा रहे हैं कि 300 मार्क्स की आती है, इसलिए बच्चे फाउंडेशन में या कहीं पर भी एनडीए इज इक्वल टू मैथ्स ही कहते हैं, क्योंकि मैथ्स का पहला पेपर भी होता है। अगर ये पेपर में मिनिमम नंबर भी नहीं आए, जो कि 25% और कभी कभी 30% वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ आपका जो भी एग्जाम है, तो ये आपका 300 मार्क्स का 120 क्वेश्चन आता है। जीएटी के अंदर आपकी तीन कैटेगरी है, जीएटी के तीन पिलर हैं, इंग्लिश, जीएस और साइंस। इंग्लिश 200 मार्क्स की 50 क्वेश्चन, जीएस 200 मार्क्स के 50 क्वेश्चन और साइंस 200 मार्क्स के 50 क्वेश्चन, यानी 200 200 200 600 और 300 900 नंबर का आपका यहां पर पेपर बनता है। तो इस 900 नंबर में पहली बात तो भाई तेरे को कितने आने चाहिए, क्या करना है, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी, सारी चीजें शेयर करूंगा। तो एक एक कर ध्यान से सुनना, यहां पर बड़ी तगड़ी रिसर्च हो चुकी है और उस रिसर्च के साथ यहां पर हम आपके सामने आए हैं। एनडीए की कट ऑफ आपकी आंखों के सामने बता रही है कि भाई साहब 900 में से कितनी कट ऑफ गई थी। कट ऑफ का मतलब होता है कि इतनी कट ऑफ वाले बच्चों को हमें एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं, कट ऑफ और सेफ स्कोर दोनों अलग अलग चीज होती है बच्चों। कट ऑफ में आपको एसएसबी में बुलाया जाएगा, लेकिन अगर आप एसएसबी में एवरेज स्कोर करते हो तो आपके नंबर रिटर्न और एसएसबी के मिलकर आपको मेरिट आउट कर दिया जाएगा। आप वो 700 या 800 कैंडिडेट की जो फाइनल लिस्ट होगी उसमें नहीं आएंगे। तो पहली बात, अपने दिमाग से कट ऑफ का पंगा हटाइए, क्योंकि कट ऑफ के बाद भी बहुत स्ट्रगल हो जाएगा और बड़ा बुरा लगता है। रिटर्न क्लियर हुआ, एसएसबी देके, इवन एसएसबी भी क्लियर हुआ, बाद में देखा मेरिट, अरे यार इन 800 लोगों में तो नाम ही नहीं है ना। तो अपने रिटर्न के स्कोर को पुश करना पड़ेगा और पूरी जान लगाने का समय आ गया है। तो अब आखिरी बार वाली मेहनत करनी है, समझो। अपने आप से वादा करो कि जिंदगी में आपने अब तक कितनी भी मेहनत करी होगी, चाहे आपने 10th में करी हो, 11th में, 12th में, या जब भी लाइफ में करी होगी, आज उससे एक कदम आगे करनी है। नींद का त्याग करना है और कुछ ऐसा कर गुजरना है कि खुद को जब पलट के देखो तो तुम ही शौक हो जाओ कि अबे भाई मैं ही था जिसने इतनी ज्यादा मेहनत कर दी थी। और बच्चों, लाइफ में हर किसी का एक फेज ऐसा होता है कि कहीं से मोटिवेशन मिल नहीं रही होती है, तो वो मोटिवेशन खुद के अंदर ही तलाशो, क्योंकि हमने लाइफ में कभी ना कभी फोड़ा है। उसी फोड़े हुए टाइम पर जब आपने धमाके से मचाया था, याद करके एक बार खुद को रिवाइव करो और खुद को जगाओ। कट ऑफ के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, तो 900 में से जो कट ऑफ जाती है यूपीएससी की, 2019 में 342, 2019 सेकंड में 346, 2020 में 355, 2021 में 343, 2021 सेकंड में 355, 22 में 360, 22 सेकंड में 316। और आप देखिए 22 सेकंड के बाद से इन्होंने पेपर के लेवल को ठीक बनाना शुरू कर दिया, मतलब ठीक कह सकते हैं। तब आपकी कट ऑफ करीबन करीबन 300 के इर्द गिर्द ही घूम रही है। 22 सेकंड में 316, 22-23 में भी 301, 2023 सेकंड 292, 2024 फर्स्ट 291 और 2024 सेकंड 305 और 2025 वन, जिनके बच्चों की अभी एसएसबी चल रही है, रिकमेंडेशन भी आ रही है, बच्चे हमारे साथ रिजल्ट साझा कर रहे हैं, है ना, तो उनके भी करीबन करीबन 300 ही मानी जा रही है। तो 2022 के सेकंड के बाद से हम कह सकते हैं कि उन्होंने 300, 305, 300 के आसपास, है ना, तो 310 के आसपास मान लेते हैं कि उन्होंने कट ऑफ को डिसाइड कर लिया। तो यही कट ऑफ इस बार जाएगी अगर पेपर इस लेवल का बनाते हैं। अगेन यूपीएससी इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से ज्यादा
अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो कभी कभी वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी कर देती है, पेपर को और अच्छा बना देती है। 2016 में बनाया था, अब तक की सबसे कम कट ऑफ गई है पेपर के अंदर, है ना। तो ठीक है भाई, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर ये लेवल रहेगा तो कट ऑफ आप 310 के आसपास दिमाग में लेके चलेंगे। नेक्स्ट यहां से क्या है, यहां पर मैं अभी लेटेस्ट के बारे में बात करूंगा। 2024 सेकंड की लिस्ट उन्होंने 792 कैंडिडेट्स की साझा करी थी हमारे साथ, है ना, जिसमें से 450 पार को हम स्कोर क्यों कर रहे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। बच्चों यहां पर पहले एक चीज सुनना कि गर्ल्स की ना अलग से ही अब रिकमेंड, मतलब अलग से ही कट ऑफ डिसाइड हो गई है। पहले क्या होता था कि जो लिस्ट बनती थी उसमें बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, पता लग रहा है गर्ल्स यार सीट्स 28 थी, गर्ल्स उन्होंने 150 ले ली और पीछे वाले बॉयज सफर कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि गर्ल्स को ना हम अलग से कट ऑफ बना के कंसीडर करेंगे। पिछली बार ऐसा हुआ भी है, बहुत सारी गर्ल्स कह रही थी कि सर हमारे नंबर 370 थे, 375 थे, 300 ये थे, हमारा नाम मेरिट में नहीं है, हमें एसएसबी के लिए नहीं बुलाया गया, हमारा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। रीजन ये था कि उन्होंने रिटर्न की जो कट ऑफ थी गर्ल्स की, वो बॉयज की कट ऑफ से थोड़ी ज्यादा कर दी थी। ठीक है, तो मैं यहां पर पहले तो एक ऐसे स्कोर को टारगेट करने को बोल रहा हूं, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, आप जो स्कोर टारगेट करेंगे वो 450 रहेगा बच्चों। यानी 800 कैंडिडेट की लिस्ट अगर वो साझा करते हैं तो उसी को मान के हुए 450 एक ऐसा स्कोर है जिसके लिए आपको खतरनाक तरीके से काम करना है। ये स्कोर अगर आपका आता है और एसएसबी में एवरेज स्कोर भी करते हो तो आप टॉप 25 एनडीए की जो टॉप 25 होंगे उसमें आप बैठे होंगे। एयरफोर्स मिल चाहिए एयरफोर्स मिल जाएगा, आर्मी चाहिए आर्मी मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आपकी आर्म फोर्सेस की प्रेफरेंसेस होंगी। बॉयज आपके लिए एक स्कोर मैं कन्वे कर रहा हूं 360, ये सेफ स्कोर बता रहा हूं। सेफ स्कोर इन द सेंस कि इतना तो कम से कम रखना ताकि एसएसबी के अंदर एवरेज स्कोर कर कर आप एंट्री ले लो। तो दिस विल बी योर सेफ स्कोर आउट ऑफ 900। टारगेट 450 ही करना है, लेकिन सेफ स्कोर 360 कम से कम रखना है। इससे नीचे गए तो बंटाधार है, बाद में बहुत दिक्कतें हैं। और गर्ल्स भाई आप सुनो मेरी बात को ध्यान से, आपकी कट ऑफ सेपरेट हो गई हैं, आपकी सीट्स कभी 28 कभी 32 जो भी वेरी करती हैं उन 400 सीट्स में से, तो आपकी कट ऑफ को उन्होंने अलग बनाया। अब जैसे ही बच्चों स्टूडेंट्स कम करेंगे, हम अगर मैं 400 स्टूडेंट्स ले रहा हूं तो मुझे नंबर कम करने पड़ेंगे क्योंकि भाई ज्यादा बच्चे आ जाओ, लेकिन मुझे चाहिए ही अगर 32 या 40 स्टूडेंट्स तो मुझे कट ऑफ को हाई करना पड़ेगा कि भाई मुझे टॉप 40 बच्चे चाहिए। तो गर्ल्स अपनी कट ऑफ को आप सेफ स्कोर को आप करीबन करीबन 390 प्लीज लेके चलना। ये पहली वार्निंग है, गर्ल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 390 प्लस कम से कम आपके आने चाहिए, अदरवाइज आपका रिटर्न भी क्लियर नहीं होगा, आप एसएसबी देने के लिए भी नहीं जा पाएंगे। तो 390 प्लस मस्ट बी और सेफ स्कोर। तो दोनों बॉयज और गर्ल्स अपना लिख लीजिए, आउट ऑफ 900 टारगेट हम 450 को ही करेंगे। ठीक है भाई, स्ट्रेटेजी जाने से पहले मैं यहां पर अब एक चीज आपके सामने रखूंगा कि सर हम कितना कितना किस सब्जेक्ट में टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर मैथ्स के बारे में बात करूं तो मैथ्स में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इंग्लिश में क्या टारगेट होना चाहिए। अब देखो मुझे नहीं पता आपकी क्या किस चीज में आप बहुत स्ट्रांग हो, किस चीज में आप खराब हो, लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट को लेकर ये चीज आपके सामने साझा कर रहा हूं। साइंस में क्या टारगेट होना चाहिए और हमारा जीके जीएस में क्या टारगेट होना चाहिए। ठीक है, जीके जीएस में आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर आ गया, साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ गया, इंग्लिश तो इंग्लिश हो गया, यानी तीनों जीएटी हो गया और ये हमारा मैथ्स हो गया। तो मैथ्स के अंदर बच्चों कम से कम आपको 130 से 150 मार्क्स का टारगेट करना है। ये आपका कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आप सुनो ये ब्रैकेट मिलकर कैसे बनेगा। इंग्लिश के अंदर 200 मार्क्स की इंग्लिश आ रही है, ये मैंने 300 में से बताया, देखो कितना कम लग रहा होगा, लेकिन मेहनत करो इतना भी आ जाएगा, टॉप स्टूडेंट्स में आ जाओगे। यूपीएससी एक पर ऐसी 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 देखो संस्था है कि अगर आप 900 में से 450 नंबर ला रहे हो तो आप टॉप 20 या टॉप 25 कैंडिडेट्स में आ रहे हो। तो सोचो ये पेपर टफ इजी वो साइड में कर दो, आपको अपने लेवल पे मेहनत करनी है, इतना स्कोर करना है, दैट्स इट, आपके रेडार में चीजें हैं। इंग्लिश के अंदर कम से कम टारगेट करिए 100 से 120 मार्क्स का, क्योंकि यार इंग्लिश यार देखो आप लोग 12th में भी पढ़ रहे हो, ठीक है, कई सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो वीडियो में आगे पता लगेगा, लेकिन ये आपको नंबर लाने पड़ेंगे। अदरवाइज देखो अपनी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग भी परफॉर्म कर सकते हो। कोई बोलेगा मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है सर, आई एम गेटिंग 170 160 150, तो आप बाकी के आगे सब्जेक्ट में एडजस्ट कर सकते हो, या ज्यादा नंबर आए तो ठीक है भाई टॉप की तरफ भी जाओ, लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि इतने नंबर तो कम से कम आने चाहिए आपके। साइंस भी 200 मार्क्स की आती है, लेकिन साइंस में मैं आपको थोड़ा सा प्रेशर करूंगा सर 130 से 140। यार आप ज्यादातर बच्चे जो यहाँ पर हैं एनडीए की तैयारी कर रहे हैं वो साइंस स्ट्रीम के तो स्टूडेंट्स हैं, आप सब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े ही पढ़े हो, बायोलॉजी 10 तक पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो बच्चों साइंस को कम समय में कवर कर सकते हो, स्ट्रेटेजी आगे मिलेगी, लेकिन टारगेट ये प्लीज करना
जीके जीएस के बारे में बात करूं तो जीके जीएस थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत देता है, ठीक है। जीके जीएस में मन भी नहीं लगता बच्चों का, हिस्ट्री पॉलिटी परेशान करती है, तो जीके जीएस में मैं आपको बर्डन दे भी नहीं रहा, तो 60 से 70 नंबर बोल रहा हूँ, क्या ये चलेंगे या ये भी नहीं चलेंगे? ये तो चल जाने चाहिए ना। हाँ जी, तो इतने मार्क्स अगर आप कर रहे हैं, तो अगर मैं लेफ्ट वाला स्कोर जोड़ रहा हूं तो बच्चों ये 420 आ रहा है, और राइट वाला स्कोर जोड़ रहा हूं तो 480 आ रहा है, तो यानी ये स्ट्रेटेजी से आप 420 से 480 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अदरवाइज किसी की कोई चीज स्ट्रांग होती है तो वहां पे नंबर खींचने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप इसको ये एम बना के चलेंगे तो 420 से 480 आपके नंबर आएंगे, यानी 450 हमारा टारगेट स्कोर रहेगा। अगर थोड़ा बहुत उसमें चूक भी हुई तो 400, 410, 420 पे आके पहुंचेंगे और आगे भी जा सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी इन चीजों की रहनी चाहिए। और देखिए मैंने कितने कितने नंबर लिखे हैं, और अगर दिन रात अभी मेहनत शुरू करेंगे तो यहां से सब कुछ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए जी, यहां से हम आगे की तरफ चलेंगे, मैथ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या है। मैथ्स के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए अगर 120 क्वेश्चंस को मैं ब्रेक करूं तो उसमें 40 क्वेश्चन इजी आते हैं, 60 क्वेश्चन मीडियम आते हैं और 20 क्वेश्चन टफ आते हैं। 20 क्वेश्चन टफ आते हैं जी, टफ इन द सेंस वो जेई मेंस के कुछ थोड़ा सा लेवल देकर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे उसमें फंस जाएं। हमें 120 में से देखो टारगेट हमने कितने क्वेश्चन करे यहाँ पर, 130 या 150 ही मान लो। 150 का मतलब 300 में से यानी 60 क्वेश्चन, और अगर मैं यहाँ से 20 नंबर और कम कर दूं, ठीक है, तो 8 क्वेश्चन और कम कर दीजिए उसके अंदर से, तो आप समझिए तकरीबन करीबन अगर आप लोग उसके अंदर 50 के आसपास क्वेश्चन भी ठीक करते हैं, 40 से 50 के दरमियान, तो भी आप अपना स्कोर ढंग से वहां पर अचीव कर लेंगे मैथ्स के अंदर। लेकिन आप जैसे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हो, आप पढ़ रहे हो, तो कोशिश करिए मैथ्स के अंदर अच्छा करने की। तो मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इन क्वेश्चंस को जो इजी है, मीडियम है, टफ वालों में कोशिश करिए कि आप इनसे ना उलझें। उलझे इन द सेंस ये हो जाएंगे, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, और परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय से बड़ा कोई नहीं है। सबसे पहले समय आता है, देन एक्यूरेसी आती है, देन आपकी लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ऐसे करके आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो टफ वाले क्वेश्चंस में या तो हम उनके लिए कोई नए तरीके इजाद करते हुए चले, जो कि हम अपनी क्लासेस में करा ही रहे। अदरवाइज टफ वाले क्वेश्चंस को आपको पता है, क्वेश्चन पढ़ के समय पता लग जाता है कि कितना समय लगने वाला है, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। तो आप इनको स्किप करिए, या इनको जो लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चन आपके रिडार में उन्हें पकड़िए। आप मैक्सिमम पेपर ईजी और मीडियम वाले पोर्शन से कवर करने की कोशिश करिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं स्क्रीन से सामने हटता हूं, आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने खुद बनाया है, ये आपको कहीं यूट्यूब यूट्यूब कहीं नहीं मिलेगा, ना कहीं एआई वीआई कहीं नहीं मिलेगा। क्या है ये चैप्टर वाइज ब्रेकेज है हमारे हर चैप्टर का, कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। 2024 और 2025 में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, जैसे कि मैं बता रहा हूँ सेट रिलेशन फंक्शन से हमारे 13 और 8 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और हमारा ट्रिग्नोमेट्री से 11 और 13 क्वेश्चन आए। तो ये लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि हर चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस यूपीएससी ने बनाए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आधार पर भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट पैटर्न को ही फॉलो करना 2024-2025 का, जिसका मैंने अलग से भी लिख दिया है, ठीक है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ, ये सारी स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आगे की तरफ चले हम लोग। तो मैथ स्ट्रेटेजी में अगर आपके पास कम समय है, 3 महीने ही है, 90 दिनों की बात करें, तो आप सिर्फ इन्हीं चैप्टर को टैकल करिए। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी, फंक्शन लिमिट, क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर प्लस 3D, स्ट्रेट लाइन प्लस कॉनिक सेक्शन। ज्यादातर चैप्टर 12th के भी हैं, कुछ 11th के भी है, दोनों का कॉम्बो बना के होगा क्या प्यारे बच्चों, इसमें आपका जब इन दोनों का कॉम्बो बनाओगे तो आपके यहाँ पर इतने इतने क्वेश्चंस कवर हो रहे होंगे। तो एवरेज क्वेश्चंस इतने कवर हो रहे होंगे, जिनको अगर हम जोड़ें तो तकरीबन तकरीबन हमारे 80 से 88 क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे होंगे। अगर मैं 45 के आसपास भी टारगेट कर रहा हूं, तो मेरे क्वेश्चन 80 से 88 इसमें ही है, तो 45-50 में आराम से पकड़ सकता हूं। तो ये चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनका एवरेज ज्यादातर यूपीएससी एनडीए में इतने क्वेश्चंस आते हुए देखा है, कि इस चैप्टर से 17, इनसे 17, इससे 16, 10, 11, 7, 12, 12। तो ये चैप्टर्स इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर देनी है। आगे चलें, मैथमेटिक्स को करना कैसे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज समझिए। पहला, कॉन्सेप्ट्स और बेसिक शुड बी क्लियर। अभी जिस तरीके से पेपर बन रहा है, तो आप देख रहे होंगे अरे कट ऑफ तो सर 305, 310, 292 जा रही है। यानी इसको दूसरी भाषा में ये भी समझिए कि पेपर को ऐसा बनाया जा रहा है कि जो बच्चे रट कर आए वो उस पेपर को ना कर पाए। थोड़े से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि अगर क्वेश्चन में चेंजेस किए जा रहे हैं तो बच्चे उसे खुद से ही टैकल कर लें। एग्जैक्टली क्वेश्चन जो यूपीएससी पीवाईक्यू करा रहा है उनको करके चलिए, लेकिन उनको इर्द गिर्द घुमाकर नए क्वेश्चन बनाने की वो कोशिश करते हैं। फॉर्मुलाज के बिना जाना मतलब युद्ध में बिना अस्त्र शस्त्रों के जाना, फिर तो मार हार लगे, मतलब मात लगेगी लगेगी आपको, क्योंकि भाई आप जब बिना अस्त्र शस्त्र के मैदान में जाओगे तो कोई सामने वाला तो आपको खत्म कर देगा। तो फॉर्मुलाज ही आपके अस्त्र शस्त्र, आपके हथियार हैं, इनको तो आपको टिप पर रखना है। कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, इंटीग्रेशन के वो फॉर्मुले याद नहीं है, ये याद नहीं है, रिजल्ट याद नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं है, तो आप एनडीए एग्जाम देने ही मत जाओ, क्योंकि भाई ये तो एक बेसिक चीज है।
समझ लो शरीर के अंदर जान है, ये तो होना ही होना चाहिए। दूसरा, चैप्टर को जो कवर करिए सीक्वेंस से कवर करिए। सीक्वेंस का मतलब जैसे कि अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कवर कर लीजिए। अगर आप डेरिवेटिव्स शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू कर दीजिए। जैसे कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उससे पहले डेरिवेटिव होना ही चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों ही आना चाहिए आप लोगों को। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो उससे पहले वेक्टर पता होना चाहिए। वेक्टर और 3D का बेस बनाने के लिए आपके पास कहीं न कहीं 2D का बेस होना चाहिए। अगर आप कॉनिक सेक्शन, शंकु, परिक्षेप, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कर रहे हैं, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन 2D का कुछ ना कुछ बेसिक्स होना चाहिए। तो ये एक चैप्टर का सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस से एक के बाद एक चैप्टर कनेक्ट होते चले जाते हैं। ठीक है? तो ये आपका होना चाहिए। ये वाली चीज़ यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ना आज से करना शुरू कर दो। ये पता है बहुत कम स्टूडेंट करते हैं। आप भी आज बोलोगे सर हम करेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट सुनना, मेक डेली टारगेट प्लीज़। बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत भयंकर चीज़ है। ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं, वैसे भी बहुत भयंकर चीज़ है। अगर लाइफ में अगर आपको कोई चीज़ करनी है ना, तो आप उसको ना कॉपी पर लिखो और ना बहुत रिजिड और बहुत हेवी मत बनाओ मॉड्यूल को, कि मैं आज ये कर दूँगा, तबाही मचा दूँगा, नींद त्याग दूँगा। नहीं, नहीं, नहीं। ये त्यागवाएँगे आपकी नींद, है ना? अभी हमारा टॉर्चर मंथ आएगा लास्ट में, और उसमें जो क्लासेस चलती है वो नींद त्यागने की होती है, टॉर्चर मंथ की, आप जानते हैं सारे के सारे बच्चे। अदरवाइज आप टॉर्चर मंथ और जल्दी चाहते हो, तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि सर स्टार्ट योर टॉर्चर मंथ, जिसमें आप क्लासेस लेते हैं 12-12 घंटे की मैराथन्स, और सर लाखों स्टूडेंट्स व्यूज करते हैं उसको, थाउजेंड्स में कमेंट्स होते हैं, थाउजेंड्स में वॉचिंग्स होती हैं। अगर वो चाहते हैं वो क्लासेस हमारी यूट्यूब पे चले, तो आप कमेंट जरूर करिएगा इसके नीचे। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट, उतनी जल्दी टॉर्चर मंथ आपके सामने लॉन्च होगा। कंप्लीट एनडीए की फ्री तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है? तो डेली टारगेट बनाओ भाई, कि आज एक काम करता हूं भाई, आज एक सीक्वेंस सीरीज ना मैं कवर करूंगा। सीक्वेंस सीरीज में कवर क्या करूंगा? सर के मतलब आप हमसे पढ़ते हैं, तो सर के एक बार लेक्चर नोट्स रिवाइज कर लूंगा, और उनके पीवाईक्यूज कर लूंगा, और एक डीपीपी है तो वो कर लूंगा। या फिर अगर आपको लगता है समय कम है, क्लास की क्वेश्चंस भी कर लीजिए और कुछ पीवाईक्यू कर लीजिए, दैट इज इनफ। आप वहां से अपने डेली टारगेट को अचीव करते हुए चलिए प्लीज। को बनाइए, इससे ना आपका सिलेबस बहुत अच्छे से टूटेगा। कई बच्चों को ना मैनेज करना नहीं आता। बच्चों जब आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर यूपीएससी एक ऑफिसर को देखना चाहती है, और ऑफिसर को मैनेज करनी आती है अपनी चीजें। फैलाना नहीं आता, लास्ट में आके हाथ खड़ा करना नहीं आता। ये आप देखते होंगे कई सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, लास्ट तक आते आते एकदम खराब कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैनेज करके, शुरू में तो वो चले एकदम पूरी एनर्जी के साथ। तो ये जो हमारी तैयारी ना एक मैराथन्स की तरह होती है, इसमें हमें धीरे धीरे मैनेज करते हुए चलना होता है, और लास्ट में फिर स्पिंट मारनी होती है। तो अपने डेली टारगेट बनाइए, उनको अचीव करिए, और अपने आप को शाबाशी दीजिए। वो अचीव होता है, नहीं होता है, थोड़ा सा मारिए भी अपने आप को, अपनी पीठ पर एक आधा डंडा बजाई दीजिए। ठीक है? क्योंकि गलतियां करोगे तो अपने आप को थोड़ा सा प्रताड़ित करो, शाबाशी दोगे मतलब थोड़ा अच्छा किया तो शाबाशी भी दो। और आपकी जो ये बन रहा है, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है ना, आज तो मैं यही कर दूंगा, इस साल मैं धूम मचा दूंगा। आप सच्ची अपने अंदर झांक कर देखो, आपने इस नए साल से पहले एक ऊर्जा का संचार, एक एनर्जी चल रही होती है कि अरे भाई 2025 की ऐसी की तैसी, 2026 में तबाही मचा देंगे। आज आपको इस साल को बीते बीते 14 दिन 15 दिन हो गए होंगे, है ना? क्या बदलाव हुए आपके अंदर? क्या उन्हीं आदतों में फिर से पड़ गए, जिन चीज़ों को त्यागने को बोला था कि आप भी वही कर रहे हो, आलस की वही चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हो? नहीं ना? आप कहोगे हाँ सर, तकरीबन तकरीबन यार 80% चीज़ें तो वही होनी शुरू हो गई, क्योंकि बच्चों वो हमारा ह्यूमन ब्रेन उस तरीके से काम करता है। हमें लगता है कुछ बेहतर हो रहा है, अच्छा नया साल तो हम वैसे ही कर देंगे। बच्चों नया साल ये सब होली दिवाली चलती रहेंगी, तो जब आप आगे कुछ हो जाओगे तब भी आएँगी। लेकिन आपका डेडिकेशन, आपको पता होना चाहिए कि आप किस सफ़र पे निकले हो। ये सफ़र किसी त्योहार का या किसी नए साल का मोहताज नहीं है, मोहताज है एक मिनिमम समय में आपको सिलेक्शन देने का। इसलिए आप उन चीज़ों को बहुत टफ ना बना के ईज़ी चैप्टर से स्टार्ट कर लो। सीक्वेंस सीरीज़ बोला उससे कर लो, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री भाई आसान है, क्योंकि 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, लेकिन टफ लगता है तो छोड़ दो, किसी बाद में कर लेना। फंक्शन से स्टार्ट कर लो, ठीक है? आपको सर मुझे तो सबसे ईज़ी मैट्रिसेस लगता है, मैट्रिसेस से कर लो, थोड़ा रिदम तो बने। इंग्लिश में वोकैब भी पढ़ना शुरू कर दो, ईज़ी चैप्टर से स्टार्ट कर दो। चैप्टर के जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ उनकी प्रैक्टिस करो, या आप कहीं से पढ़ते हो उनके चैप्टर जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया उनकी प्रैक्टिस करिए, और फिर वहाँ से पीवाईक्यू आपके कैसे हो रहे हैं ये ज़रूर देखिए। अगर हमसे पढ़ने के बाद या किसी से पढ़ने के बाद आपके पीवाईक्यू स्पीड में हो रहे हैं, कनेक्शन बन रहा है, और आप उस तरह के क्वेश्चन, नॉट जस्ट अ पीवाईक्यू, पीवाईक्यू टाइप के सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही तैयारी है। तो इतने क्वेश्चंस को तो कवर करना है, जो भी आपके चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो, और उनके पीवाईक्यूज कवर करने हैं। और लास्ट में जैसे ही अगर आपके पास 45 दिन के आसपास या 40 दिन के आसपास बचते हैं, ठीक है, अगर आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो गया है, 70% सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, तो आप अपने मॉक के लिए जा सकते हैं। वो आपका स्पीड को इंक्रीज करता है। मॉक से आपका ब्रेन
पर्टिकुलर डायरेक्शंस में काम करता है, नॉट जस्ट इन अ सिंगल डायरेक्शन। जैसे हम चैप्टर कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि यार इसके अंदर तो एक क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर मिडल टर्म ही निकलेगा, ग्रेटेस्ट टर्म ही निकलेगा, कोफिशिएंट्स ही पूछेगा, मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट कोफिशिएंट्स पूछ सकता है, रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमारा दिमाग पर्टिकुलर उसी जगह काम कर रहा है। लेकिन जब आप कंप्लीट मॉक लगाएंगे या फिर कम से कम 10 चैप्टरों का भी मॉक लगाएंगे तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा, ट्रिग्नो भी, प्रोबेबिलिटी भी, परमुटेशंस भी, सेट्स भी, रिलेशंस भी, फंक्शंस भी, काउंटिंग प्रिंसिपल, है ना। तो दिमाग चलेगा, तो वो आपको और धीरे धीरे पुश करेगा कि भाई आपकी स्पीड इंक्रीज हो। ठीक है। और आप हमारी एक बुक है द कोच एनडीए चक्रा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अमेजन फ्लिपकार्ट पर। इसका 6th एडिशन लॉन्च हो गया है बच्चों। अब यहाँ से भी बहुत अच्छी बुक है, यहाँ से भी अगर आप तैयारी करना चाहें, आप इतने क्वेश्चन जितने इसके अंदर हैं, इसमें तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को बहुत कंपाइल्ड वे में चैप्टर वाइज तरीके से अपने सॉल्यूशन से करा रखा है। आप इसमें से 10 साल ना करके 5 ईयर्स के क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी काफी होगा। ये आपको इस चीज में ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लेना चाहें तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन से कई बच्चे ऑनलाइन पढ़ पढ़ के उब जाते हैं, वही डीपीपी असाइनमेंट ऑनलाइन देख देख के फोन लैपटॉप एक्सेस परेशान होते हैं। तो भाई अब बुक तो होनी भी चाहिए। मैं भी अपनी लाइफ में जब मतलब अगर मैं दोबारा वापस जाना चाहूँ तो मुझे मिले तो हाँ, मेरे को ऑनलाइन हमारे समय में नहीं था। ठीक है, जैसे मैंने 2010 में 12th करी है तो मेरे टाइम में नहीं था, लेकिन अगर ऑनलाइन होता तो मैं फायदा उठाता। लेकिन मैं प्रीफर तो यार बुक्स वगैरह से ही क्वेश्चंस करना करता। टीचर से मैं पढ़ लेता लेकिन मैं क्वेश्चंस करना तो बुक से ही प्रीफर करता, क्योंकि पूरे टाइम अगर मेरे आसपास फोन लैपटॉप ही चलता रहेगा तो थोड़ा सा तो मैं उब जाऊंगा यार। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलें। इंग्लिश के लिए बच्चों, इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश का पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी पीक्यूआरएस आ जा रहे हैं, कभी S1 से S6 वाले सेंटेंस अरेंजमेंट्स आ जा रहे हैं, कभी इडियम्स फ्रेसेस अलग तरीके से आ जा रहे हैं, है ना। तो उन सब के लिए सुनिएंगे ध्यान से। इंग्लिश के लिए करना क्या है, आपको अपने इन 4 पिलरों को स्ट्रॉन्ग करना है, वोकेबलरी, बेसिक ग्रामर रूल्स, कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस। ग्रामर रूल्स के बिना आप कभी एरर फाइंड कर ही नहीं पाओगे, सेंटेंस अरेंज नहीं कर पाओगे, और कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं हमारी इंग्लिश का। तो अब हमें करना क्या है सर, ग्रामर में किस किस पोर्शन पर हमें ध्यान देना है। ग्रामर में बच्चों आप इंग्लिश में कवर करोगे टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइसेस, नरेशन, आर्टिकल और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप इन सब को अच्छे से घोट के पी जाओगे। जो भी आपके टीचर्स ने नोट्स बनाए उनके नोट्स को पढ़िए, क्या कहीं और से पढ़ रहे हैं आप उनको पढ़िए। इनके रूल्स, इनकी कनेक्शन किस तरीके से एग्जाम में आते हैं ये आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक रूल्स हैं आपके ग्रामर्स के, जिनसे आपके हर तरह के क्वेश्चंस, एरर हो या फिर अरेंजमेंट्स हो, उनसे ही कनेक्टेड होकर चलते हैं। ठीक है, अगर हम आगे चलें वोकेबलरी के बारे में, तो वोकेबलरी में बच्चों आपको रेगुलर 25 से 30 शब्द कम से कम याद करने हैं। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि सर हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है 25 से 30 शब्द याद करना, हम तो भूल जाएंगे, है ना, हमें तो बस फोन नंबर याद करवा लो, इंस्टाग्राम अकाउंट याद करवा लो, वो सब याद हो जाते हैं, ये मत याद करवाओ। तो आपके लिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, 15 से 20 तो कम से कम भाई। अगर आप इससे कम करने का मन बना रहे हो तो आप एनडी की तैयारी इंग्लिश वाले टर्म्स में छोड़ सकते हो, फिर मत करो भाई। तेरे को अपने अंदर अपनी वोकैब भी तो एनहेंस करनी है। बिना वोकैब एनहेंस करे कैसे अच्छा कर पाएगा। खुद के अंदर भी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई एक चीज को मुझे अलग अलग तरीके से बोलना आना चाहिए, क्योंकि चुना है मैंने ये वाला एग्जाम। तो जब एग्जाम चुना है तो एग्जाम जैसा बनना भी तो थोड़ा जरूरी है। ठीक है, एक चीज और बताऊंगा आपको, कई बच्चे क्या करते हैं कि एनडीए एनडीए ना, तो एनडीए के पीवाईक्यू कर लेते हैं। बच्चों एक बार पता क्या हुआ था, एक सीडीएस का पेपर पूरा का पूरा उठ के कॉपी पेस्ट होके उन्होंने एनडीए में पूछ लिया, मतलब कॉपी पेस्ट। हाँ जी, तो आप जब वोकैब कवर कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मोस्टली पेपर में वोकैब ज्यादा होती है, तो एनडीए और सीडीएस की वोकैब, वैसे तो बुक्स भी आ जाती है सीडीएस वोकैब की, लेकिन आपको ऑनलाइन भी ढूंढोगे तो बड़े आराम से मिल जाएगा। उनका प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट आउट पढ़ लो, फोन लैपटॉप से पढ़ना वैसे पढ़ लो। एनडीए और सीडीएस की लास्ट 5 ईयर्स की वोकैब तो कम से कम कवर करना। मैंने 10 साल लिखा है, लेकिन मैं पहले आपको 5 साल तो कम से कम कवर करिए, वो हो जाए तो फिर आगे की तरफ चलिए। और भाई साहब अगर आपने रीडिंग हैबिट डेवलप कर ली तो समझिए कि सोने पर सुहागा हो गया। क्यों, जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आप देखते होंगे यार, सर मेरा एक दोस्त है, हर किसी की लाइफ में वो दोस्त जरूर होता है, सर उसने कहीं से कोचिंग नहीं ली, सर उसने इंग्लिश कभी भी नहीं पढ़ी, सर वो 1 मिनट में सर वो एरर कर लेता है, सर वो बड़ी जल्दी पहचान लेता है वोकैब क्या है। सर मैं उससे पूछता हूँ मुझे भी बता दे, वो बोलता है यार नेचुरली है, मेरे साथ नॉर्मली हो रहा है। भाई उसका ना रूटीन, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी सोसाइटी, उसकी हैबिट्स ने उसको आज ऐसा बनाया। बच्चों कुछ कुछ चीजें ना तपस्या से आती हैं, आपके रूटीन से आती हैं, जो उसको एक दिन 2 दिन में बदला नहीं जा सकता। तो रीडिंग हैबिट वैसे भी जरूरी है, आपको एसएसबी में हेल्प करेगी। तो 30 मिनट के लिए ना थोड़ा सा सब कुछ छोड़कर शांति में कुछ भी पढ़ो, पढ़ो जरूर, है ना। हम ना इस मतलब इतना ज्यादा खो गए हैं इन सब चीजों में कि अपनी रीडिंग हैबिट भूल गए हैं, जबकि ये बहुत सुंदर चीज होती है बच्चों। कभी कभी आप किताबों से जब पढ़ना शुरू करेंगे ना तो उनसे एक दोस्ती होती है, वो आपको रोज शाम को बुलाएंगे कि भाई आज हमारे 30 मिनट कहाँ है,
तो अगर आप कर सकते हैं, आपको लगता है ये मैनेजेबल है तो शुरू कर दीजिए। अगर बोर्ड की परीक्षा में अगर ये कर पा रहे हैं, या जो ड्रॉपर्स हैं वो तो करेंगे वरना डंडा पड़ेगा भाई, ठीक है? और ये बहुत इम्प्रूव करेगा, आप देखना 1.5 महीने के अंदर ही आपके अंदर रिजल्ट्स आएँगे, लेकिन कम से कम थोड़ा-सा 1 महीना तो करके देखना, तभी आप रिजल्ट्स निकल के आएँगे। बहुत टफ न्यूज़पेपर नहीं, हल्के न्यूज़पेपर से शुरू कर दो, ज़्यादा हवाबाजी नहीं। जो हमें कवर करना है, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेसेस, ये हमको यहाँ पर कवर करना है, ठीक है? वन वर्ड हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटीनिम्स हो गए, इडियम्स हो गए, फ्रेसेस हो गए, ये हम लोगों को यहाँ पर कवर करने होंगे, जिसमें हम मैक्सिमम अपने क्वेश्चंस को वोकैब के होते हुए देखेंगे। तो ये आपके की फैक्टर्स रहेंगे वोकैब के। और कॉम्प्रिहेंशन में बच्चों जो चेंजेस आ रहे हैं वो सुन लीजिए। सेंटेंस अरेंजमेंट आ जा रही है S1 से S6 वाली, जिसमें बीच में S2, S3, S4 डाल देता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं। उसी को PQRS भी बोल देते हैं। PQRS में डायरेक्ट PQRS अरेंज करने होते हैं। S1, S6 में S1 और S6 दे रखा होता है, आपको बीच में S2, S3, S4 डालना होता है, ठीक है? बात करेंगे हम पैसेज की, तो कभी कभी पैसेज भी आ जाते हैं और क्लोज टेस्ट भी आ जाते हैं, तो आपको इनको ढंग से देखते हुए आगे की ओर चलना है। भाई साहब, जीएस के अंदर आपका एक चैप्टर क्या ही इंपॉर्टेंट, जो सॉरी, जीएस के अंदर जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसके क्या ही कहने, है ना? जैसे आपका साइंस के अंदर फिजिक्स वेटेज लेके बैठता है, ऐसे ही जीएस के अंदर ज्योग्राफी का सोने पर सुहागा है। तो बच्चों, कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम नहीं पढ़ेंगे जीएस, हमें नहीं पढ़नी जीएस, हम क्या करेंगे? लेकिन ज्योग्राफी और हिस्ट्री, थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि जितने टॉपिक मैं बोल रहा हूं उतने प्लीज कवर। ज्योग्राफी जो आपके 19 से 22 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन भाई साहब 4 नंबर, है ना भयंकर चीज। तो आप ज्योग्राफी के अंदर अर्थ, वॉल्केनो, रॉक्स, अर्थक्वेक, एटमॉस्फेयर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, साइक्लोन, ओशनोग्राफी, माउंटेन्स एंड पासिस, क्लाइमेट, नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स और मिनरल्स जरूर पढ़ेंगे। हिस्ट्री में भी सेम बोलूंगा, आपको पॉलिटी स्किप करनी है कर दो, इकोनॉमिक्स स्किप करनी है कर दो, लेकिन ज्योग्राफी हिस्ट्री करनी ही पड़ेगी, ज्योग्राफी हिस्ट्री करनी ही पड़ेगी। कम से कम जितना मैं बोल रहा हूं उतने टॉपिक प्लीज पढ़ लीजिए, क्योंकि हमने जो स्कोर बनाया, हमने 50 से 60 नंबर तो कम से कम अगर मिल भी गए जीके में, इनमें बच्चों टाइम नहीं लगता है, क्वेश्चन पढ़ोगे टिक करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे टिक करोगे, ज्यादा समय खर्च नहीं होता है इनके अंदर आपका, है ना? मैथ्स की तरह कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, फिजिक्स की तरह आप पढ़ना आपको आता है, टिक करो वरना आगे चलो, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हिस्ट्री के अंदर बच्चों 12 से 14 जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपके टॉपिक रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है, 9 से 11 क्वेश्चन के लिए। मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें गांधी एंड एरा पढ़ोगे, 1857 की रिवॉल्ट्स पढ़ोगे, यूरोपियन पावर पढ़ोगे, रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ोगे, आईएनसी पढ़ोगे, आईएनए पढ़ोगे, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ोगे, टर्किश पढ़ोगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे, मुगल पढ़ोगे और मराठास पढ़ोगे। ये मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कवर करना है, 9 से 11 क्वेश्चन। एंशिएंट एंड वर्ल्ड के बारे में बात करें, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, जिसमें आप सब लोग जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, जैनिज्म पढ़ना है, बुद्धिज्म पढ़ना है, मौर्य पढ़ना है और गुप्ता पढ़ना है। इतना आप लोगों को थोड़ा ध्यान से हिस्ट्री में देखना है। पॉलिटी के लिए चाहो तो स्किप कर सकते हो, या लास्ट में जब बचे समय देखना, लेकिन इन पांचों के अलावा कुछ मत पढ़ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फीचर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बल। अगर आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके यहाँ से आ रहे होंगे। इकोनॉमिक्स के लिए लास्ट में हम ही करा देंगे, जब हम करंट अफेयर कराएंगे, लास्ट के 1 मंथ में हमारे करंट अफेयर चलते हैं, क्योंकि बच्चों को याद भी रखना होता है पेपर तक। 5 ईयर प्लान्स की जितनी भी स्कीम होंगी, हम इकोनॉमिक्स की छोटी सी मैराथन लगा, क्योंकि बहुत बड़ी मैराथन भी नहीं प्लान करनी पड़ेगी इसकी। 5 ईयर प्लान्स की मेजर स्कीम्स पढ़नी है और कुछ नहीं करना आपको इकोनॉमिक्स के अंदर। आ जाते हैं साइंस में। जैसे वहां पे ज्योग्राफी ने अपने पैर जमा रखे हैं, ऐसे साइंस के अंदर फिजिक्स पैर जमा के बैठा, और बच्चे को लगता है अबे क्या ही है, मैं तो एक साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हूं, मेरे लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी लायक क्या ही है। तो मैं मैकेनिक्स हो, हीट्स हो, टॉपिक्स हो, एसएचएम हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, थर्मोडाइनेमिक्स हो, साउंड हो, आपके कभी भी ये चैप्टर आए तो आप इनको बड़े आराम से फिजिक्स में कवर करते हुए चलेंगे। आगे बात समझ में? तो आप मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, थर्मोडाइनेमिक्स, ऑप्टिक्स, साउंड्स, एसएचएम फिजिक्स के अंदर कवर करेंगे। फिजिक्स बच्चों आपकी ओवर स्मार्टनेस की वजह से कभी कभी खराब हो जाती है, अरे मेरे को तो ये आता है, लेकिन हम प्रैक्टिस करके जाते नहीं है। तो बहुत अच्छे से, बहुत बड़े तरीके से टॉपिक तो कवर करेंगे करेंगे हम, ये सब चीजें कराएंगे भी, हमारी जो क्लासेस आप लोग कमेंट्स करेंगे तो, जो कि हम बता रहे हैं टॉर्चर मंथ, तो कराएंगे सारी चीजें, सब चीजें चलेंगी कंप्लीट, मैथ्स हो, साइंस हो, जीके हो, इंग्लिश हो, कंप्लीट। आपके टीचर्स जो परमवीर 4.0 में, शेरशाह 4.0 में आपको पढ़ा रहे हैं, वही टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हुए दिख रहे हैं। केमिस्ट्री के बारे में बात करूं, redox and electrochemistry, non-metals and its compounds, metal, non-metal and its compounds, some important chemical compounds, atomic structure, chemical bonding, acid, bases and salts and carbon and its compounds। ये चैप्टर आप केमिस्ट्री में कम से कम करिए, केमिस्ट्री भी स्कोरिंग होती है, कम समय में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, 13 से 15 नंबर का हिसाब किताब इसके अंदर होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात?
आगे की तरफ चलते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी में बच्चों कई सारे बच्चे बोलते हैं अरे मेरी तो साइंस स्ट्रीम है, मेरी बायोलॉजी नहीं छूटी। यार 10th क्लास तक तो बायोलॉजी पढ़ी है ना। सेल, कॉमन डिजीज, टिश्यू, प्लांट और एनिमल किंगडम, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा मेरे कहने पे पढ़ लेना भाई, फायदा ही रहता है। और तैयारी का मतलब क्या है, आज साइंस का दिन है तो साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। जीएस का दिन है तो आज एक काम कर रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मैथ्स तो रेगुलर कर ही रहे हैं। इंग्लिश का दिन है तो एक काम कर रहे हैं, आज वोकैब पढ़ रहे हैं, आज ग्रामर रूल्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपकी चीजें चलनी चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए जो 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, कभी 8 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि मिलकर जीएटी का अंदर ही हिस्सा है। तो हम उसको लास्ट 1 मंथ में, जो हमारा टॉर्चर मंथ चल रहा होगा, उसमें ही कवर करा रहे होंगे। द कोच डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लासेस चल रही होंगी, सारी क्लासेस जो आ रही होंगी, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। वो हम लोग क्लासेस के थ्रू, मैराथन्स के थ्रू करंट अफेयर लास्ट के 1 मंथ में कवर करा देंगे, क्योंकि ये आपको याद भी रखना है ना। याद भी तो रखनी है वो चीज़, तो जो अंतिम समय में थ्योरी वाली चीज़ है, बस इसे सब पढ़ना है, इसमें कुछ क्या ही करना है। आपको हमारे टीचर्स बताएंगे भाई क्या है, क्या घटित हुआ है, क्या नया है, कौन सा डिफेंस के अंदर न्यूज़ बन के आ सकता है, तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। अब इतनी सारी बातें सुन ली, सारी स्ट्रेटेजी सुन ली, लेकिन अब हमें करना क्या है? करना ये है कि ये तेरी लास्ट वीडियो होनी चाहिए स्ट्रेटेजी की, जैसी तेरी मेरी शुरू में बात हुई, तो डिसअपियर हो जाओ, गायब हो जाओ, अपने रिश्तेदारों को दिखने बंद हो जाओ, अपने मम्मी पापा को दिखने बंद हो जाओ। मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स की अपनी अपनी कहानी है कि वो उसी घर में रह के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका आमना सामना नहीं हो रहा है घर वालों से, क्योंकि भाई जब वो घर आ रहे हैं तो बंदा अंदर पढ़ाई कर रहा है, और जब वो बाहर बाहर कभी निकला है कुछ, तो उसके घर वाले पापा मम्मी कहीं बाहर जा चुके हैं। तो डिसअपियर इन द सेंस कि आप ये नहीं कि अरे दूसरों की वजह से अपने आप को, अपना टाइम रिलोकेट करने लग जाओ कि अच्छा एक काम हो गया, खाने का टाइम हो गया ना, चलो बाहर जाके खाना ही खा ले। थोड़ा सा ना, हल्का सा ये समय पागलपन का भी बनता है। यार मुझे लग रहा है मेरे सिटिंग आवर्स अच्छे हैं, मैं इस समय पढ़ने बैठ गया हूँ, ठीक है मैं खाना खा के बैठ लेता हूँ, या फिर खाना लेट में खा लूँगा। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, फिर खाना खाने उठूँगा, फिर करूँगा, तो वो टाइम ही खराब करेगा मेरा। ठीक है जी? तो आप अपने आप को डिसअपियर कर लीजिए, दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप को अवेलेबल मत कराइए। आपको जब लगता है कि यार ये चीज़ समय ठीक है, तो उस समय उस चीज़ को करिए, और घर वाले भी समझेंगे आपको। ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा अपने मम्मी-पापा को, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इसको थोड़ा-सा इस दौरान अपने हिसाब से जीने दीजिए, इसके ऊपर पाबंदियाँ या बहुत ज़्यादा कुछ प्रेशराइज़ चीज़ें मत करिए। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना, वरना आप एक डिस्ट्रैक्शन बन के ज़िंदगी से अवॉइड हो जाएँगे। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने का मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि दिन में करनी ही करनी है, करनी ही करनी है। लेकिन एक जो मन है, अगर आप उसे स्ट्रॉन्ग बना लोगे, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जो मुझे मिलने वाला है, वो उन सब डिस्ट्रैक्शन का खतरनाक फल मिलेगा मुझे, मैं अगर इन सब चीज़ों को अवॉइड करता हुआ चले जाऊँगा। नींद आ रही है, लेकिन यार मैं तो रात में मुँह फाड़ के सोया हूँ, अब दिन में कैसे सो रहा हूँ? तो आपको ये सब चीज़ें, है ना, मिलने जाना है दोस्तों से, यार नहीं है ज़रूरी, ज़रूरी था तो किया ना जब खाली समय था, अब नहीं है वो टाइम ये सब करने का, ठीक है? तो अपनी जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो चीज़ें आपको लगता है अच्छा ये कर लेनी चाहिए, ठीक है, आपको प्लेज़र फ़ील कराती है, लेकिन बाद में वो रिग्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक अच्छा खासा समय खराब कर दिया उन चीज़ों के चक्कर में। वो सारी चीज़ें आपकी डिस्ट्रैक्शन में काउंट होंगी, उनको प्लीज़ अपना दिमाग स्ट्रॉन्ग बनाकर अवॉइड करिए। अपने दिमाग को ना शॉक देना शुरू करिए। जैसे ही आपकी कोई भी गलत ख़्याल दिमाग में आए, तो आप उसे कन्वर्ट करना कोशिश करिए। अगर आप उसे आने दोगे, तो वो आपको फिर वहीं गलत जगह लेकर जाएगा। तो जैसे ही वो आपके दिमाग में आए, तुरंत डिस्ट्रैक्ट करके अपने दिमाग बहुत चंचल है भाई। आप उसे बार-बार चीज़ सोचने दोगे, तो वो आपको पकड़ लेगा कि चल भाई करते हैं वही सब चीज़ें। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे नहीं यार मेरे को बहुत सारे काम है ये, तो तुरंत हट जाएगा, अरे यार, तो ये करना सीखिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये। दूसरा, खूब चला लिया इंस्टाग्राम, खूब चला लिया फेसबुक, ठीक है, थोड़ा-सा, क्योंकि यार यूट्यूब भी अब आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन ही बन गया है भाई। कितनी भी वीडियो देखो, एक बार गलती से किसी शॉर्ट्स पे टिक हो जाए, तो फिर वो शॉर्ट्स स्क्रॉल ही करते रहते हैं। यानी यूट्यूब तक अगर मान लो इतना डिस्ट्रैक्शन है, जो कि खुद एक एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म है, यूट्यूब तो कह सकते हैं ना, एंटरटेनमेंट होगा, लेकिन एक एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म भी है अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फ्री में पढ़ाई करते हैं। तो वो जब तक डिस्ट्रैक्शन बन गया है, तो सोचो फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह या और भी जो भी ऐप है, वो क्या ही कर रहे होंगे। अब मैं आपको लेस यूज़ बोलूँगा, या बोलूँगा टोटली कट हो जाइए इन सब से, हटा दीजिए इनको। ठीक है? इन्हें त्याग कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े समय बाद देख लेंगे, आपकी फैन पेज बनेंगे, लोग आपको फ़ॉलो करेंगे। ऐसा करना चाहते हो तो ये कर लो, या दूसरों की फ़ीड जा के कंटेंट कंज़्यूम करना चाहते हो, तो उनका शिकार हो चुके हो मेरे भाई, आप बर्बाद हो चुके हो। ये आप पहले ही मेरी तरफ से लिखवा लो। तो कंटेंट कंज़्यूम नहीं करना है, कंटेंट बनाना। ठीक है? कंटेंट क्रिएटर बनना है, कैसा क्रिएटर बनना है कि डिफेंस में एक ऐसी पहचान करके, एक ऐसा मेरा मतलब फेस वैल्यू बने, या मेरी एक ऐसी इमेज क्रिएट हो कि भाई इस बच्चे ने कहाँ से कहाँ तक जाके कैसे मेहनत करके पेपर क्लियर करा था। दूसरों के लिए एक मतलब समझ लो कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर, एक इंस्पिरेशन के तौर पर आप प्रस्तुत किए जाएँ। ऐसी फैन फॉलोइंग अगर आपकी होती तो बेहतर है ना? तो थोड़ा-सा इसको कट मारेंगे। दूसरा,
क्या वो टाइम आ गया 7-9 घंटे पढ़ने का? हाँ जी, ये टाइम आ गया है 7 से 9 घंटे कम से कम आज स्टडी करने का। नहीं तो अगर आप इतना आपकी कैपेसिटी नहीं है इतना पढ़ने की, तो 5 से 6 घंटे या मिनिमम ये तो लगाइए। बोर्ड वाले बच्चे तो भाई पढ़ ही रहे होंगे, क्या करना है, बोर्ड तो देना ही है ना। तो अगर बोर्ड वाले बच्चे इसके साथ-साथ एनडीए मैनेज करने थोड़ा घंटा और निकालना पड़ेगा। और 11th-12th वाले बच्चे जो जो 12th दे चुके हैं, एनडीए का ड्रॉप कर रहे थे, 7-9 घंटे एनडीए के लिए डेडिकेटेड पढ़ना शुरू कर दो। सैक्रिफाइस विद स्लीपिंग आवर्स करना पड़ेगा, घंटे निकलेंगे कहाँ से? अगर आप दिन में सो चुके हैं, तो रात को भैया फिर उतना ही क्यों सो रहे हो? या रात में सो चुके हैं, तो दिन में क्यों नहीं पढ़ाई करते हो? तो थोड़ा-सा अपना आलस त्याग करिए, अपनी घंटों से जो सोने वाले घंटे सैक्रिफाइस करिए, कोई हार्ट अटैक नहीं आने वाला है। 3 महीने तक अगर थोड़ा-सा चीज़ों को बदल भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 6 से 7 घंटे की नींद काफ़ी होती है दिन के अंदर, उसके अलावा अगर आपको लग रहा है तो 1 घंटा उसमें से भी चोरी कर लो, लेकिन 6 से 7 घंटे अगर आप सो रहे हो तो उसके अलावा पूरा दिन आप मेहनत से पूरी एनर्जेटिक होकर तैयारी कर सकते हो, मेहनत करते हो। लोग करते भी, मज़दूर लोग देखा नहीं है? वो कौन-सा अपने काम पर सोते होंगे भाई, ठीक है? अच्छा खाना खाइए, अच्छा खाना खाएँगे, अच्छा हेल्थ रहेगा, कम बीमार पड़ेंगे, ठंड का टाइम है, ठीक है? उतने ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं तो वो कहीं न कहीं आपके दिन लेके जाती हैं, आपकी बॉडी को डाउन करती हैं, तो आपका मनोबल भी डाउन होता है। ठीक है? ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, एक्शन पे बिलीव करना है, ज़्यादा फालतू का नहीं सोचना है, एक्शन लेना है, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है? जो प्लान है उसको करना है, नहीं हुआ, क्या हुआ, ये नहीं हुआ, कोई फालतू की चीज़ नहीं। टारगेट करना है 12 अप्रैल को यूपीएससी एनडीए मेरा है, मैं इसको कर लूँगा, अचीव हो जाएगा मेरे से और मुझे आता है इसको करना। ठीक है? अपने जो डे के टारगेट है उन सारे टारगेट्स को अचीव करिए डेली बाय डेली पर, कि भाई जो मैंने सब स्टार्टिंग में बताया था कि आप जो टारगेट बना रहे हैं अगर वो आपका शाम तक अचीव नहीं हो रहा है तो आपको रिग्रेट में जाना है, आपको उस पेन के साथ रहना है, तभी वो आप कहीं न कहीं उस गिल्ट में समझ पाओगे कि भाई कितनी गलती कर रहे हो, है ना? दूसरा, कोई नहीं मिलेगा, कभी-कभी मैं आऊँगा आपको बताने, लेकिन कोई अगर मिले भी ना तो शीशे में एक बार देख के खुद को खुद से पुश कर देना, यार थोड़ी-सी देर की और बात, इतना किया, इतना और सही, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं बच्चों हमें पता है कि कोई लास्ट में नहीं खड़ा होगा, जब बुरी सिचुएशंस आती है, फँसते हो, तो हमारी सद्भावना होती है सबके साथ, है ना? हम चाहते हैं यार तेरा दुःख बाँट पाएँ, क्या आप हर समय तक चाहते हो? नहीं। थोड़े टाइम बाद रिश्तेदार आते हैं, अरे यार बड़ा गलत हुआ, वो हुआ, चलो कोई नहीं है ना? लेकिन आप जानते हो अरे यार ये सब क्या होना था, मेरे साथ तो कुछ खराब हो चुका है। तो आप ही हो जो अपना अच्छा कर सकते हो, आप ही हो जो सब कुछ बदल सकते हो। अपने आप को खुद भी पुश करना पड़ेगा लाइफ में। कौन क्या कर रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, अपने आप को खुद भी पुश करने का समझ लो ठीक है? तो इन सभी बातों के साथ आपसे आज की क्लास में अलविदा लूँगा। आशा करता हूँ कि आपको इस 90 दिन के अंदर करना क्या है वो स्ट्रैटेजी बताई होगी और इन सबसे ज़्यादा एक माइंडसेट के साथ चलना है जो कि बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है, बहुत एग्रेसिव माइंडसेट है, एक वॉरियर का माइंडसेट है कि लड़ना कैसे इस मैदान के अंदर, इससे आपको यहाँ पर चलना है। और आप अगर सच में चाहते हैं टॉर्चर मंथ स्टार्ट किया जाए, टॉर्चर मंथ जो यूट्यूब पर लाखों एस्पिरेंट्स की चाहत है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ते हैं और एनडीए के सिलेबस को चुटकियों में कंप्लीट करते हुए ऐसी बेहतरीन बेहतरीन मैराथन्स आती हैं, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और 500 कमेंट्स होते ही टॉर्चर मंथ्स की वीडियो आपके सामने जरूर आएगी। ठीक है बच्चों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं यहां से आपके अंदर एक बदलाव की क्रांति शुरू होगी और कहीं ना कहीं अपने अंदर एक जुनून पैदा होगा कि चलो सर, अब तक कमजोर पड़ रहे थे लेकिन आप दिखे तो लगा कि फिर से किया। और शेरों को है आजादी, जिस पर चाहे वार करें, अरे जिसको चाहे चीरें फाड़े, जिसका नरसंहार। शौर्यम दक्षम युधे बलिदान परम धर्म। जय हिंद।